हेलो एवरीवन, सिविल स्टैप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम अपने स्थापना सीरीज में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन दो पार्ट्स में आएंगे। आज हम पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे जाकर के अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना स्कोर भी देख सकते हैं। तो आप जाकर के वहां अटेम्प्ट करें, या तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट से हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्रुप ऑफ रिलीजन etc. Article 15 of the Constitution of India is a fundamental right classifiable under 1995 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन बी द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन सी द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ऑप्शन डी द राइट टू इक्वलिटी। अब इसमें आपको बी ऑप्शन तो छाट सकते हैं आप आसानी से। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की इसमें कोई बात नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की भी कोई बात नहीं होगी। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में होगा और राइट टू इक्वलिटी में होगा। लेकिन इसमें रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इक्वलिटी की बात की जा रही है। तो आपको सोचना पड़ेगा इन एंगल से, तभी जाकर के आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा, फिर इसका ऑप्शन होगा डी। तो आपसे आप ध्यान रखें, इस तरह से आप सोच करके अगर क्वेश्चन करेंगे तो काफी आसानी से हो जाएगा। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आप हमारे कमेंट में आंसर भी कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। हम फंडामेंटल राइट्स को ब्रीफली समझते हैं। इसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन किया गया है और इसके आर्टिकल हैं 12 to 35। पार्ट 3 को इंडिया का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। मेग्ना कार्टा एक राइट्स का चार्टर था जिसे 13th सेंचुरी में इंग्लैंड के किंग ने रेबल ग्रुप के अगेंस्ट साइन किया था। उन्हें कुछ राइट्स दिए गए थे, तो उससे ये वर्ड आया है, इसे आप ध्यान रखें। ऐसे ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है कि मेग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये लोगों को राइट्स गारंटी करता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, और ये भारत के सभी पर्सन को राइट्स देता है बिना किसी तरह का डिस्क्रिमिनेट किए हुए। ये अपहोल्ड करता है इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, और लार्जर स्टेट में बात करें तो यूनिटी ऑफ नेशन की बात करता है। ये फंडामेंटल राइट्स का जो मेन एम है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है। साथ ही साथ ये जो राइट है यह स्टेट के अगेंस्ट है और यह इंडिविजुअल की लिबर्टी की राइट्स है। तो इसे आप ध्यान रखें, जो भी अथॉरिटेरियन रूल आता है उसके अगेंस्ट ये राइट्स होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान में अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें है राइट टू इक्वलिटी 14 to आर्टिकल 18, राइट टू फ्रीडम ये आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि आर्टिकल 23 and 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये 29-30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। इन्हें आप ध्यान रखें, इस पर डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल किस राइट के अंदर आता है। तो उस हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 से 18 तक है उसे देख लेते हैं। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। तो ये ध्यान रखें, डायरेक्ट इससे यूपीएससी सवाल पूछ सकती है कि कौन से आर्टिकल के अंदर क्या आता है। आर्टिकल 15 है वह स्टेट को यह कहता है कि आप नागरिकों के बीच किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इनके बेसिस पे नागरिकों के बीच किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यह स्टेट को यह बताता है कि जो सिटीजन होंगे उनको आप किसी भी तरह से डिसेबल नहीं कर सकते हैं, उन्हें लायबल नहीं कर सकते हैं, उन्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं इन 5 ग्राउंड पे।
सोप को एक्सेस करने के लिए, पब्लिक रेस्टोरेंट्स को एक्सेस करने के लिए, होटल को एक्सेस करने के लिए, पब्लिक इंटरटेनमेंट की प्लेसेज एक्सेस करने के लिए। साथ ही साथ जो वेल्स हैं, टैंक्स हैं, बाथिंग घाट्स हैं, वहां भी उन्हें नहीं रोका जा सकता है इन 5 चीजों के बेसिस पे। बट आर्टिकल 15 के कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि स्टेट महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से कानून बना सकता है, उनको स्पेशल प्रिविलेज दे सकता है। साथ ही साथ जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, उनके लिए भी प्रोविजन बनाए जा सकते हैं अगर वो सर्विसेज में या कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। ये आर्टिकल 15 का एक्सेप्शन है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल आ सकते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि यूपीएससी अपना कॉन्सेप्ट रिपीट करता है। आप देखिए, अभी हमने राइट टू इक्वलिटी पढ़ा, ये 1995 में उस पर सवाल पूछा गया था, फिर यूपीएससी ने 2002 में एक सवाल रिपीट कर दिया राइट टू इक्वलिटी पे। क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स, दे आर। ये 2002 में पूछा गया था। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल होगा, अभी हमने डिस्कस भी किया, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। तो देख सकते हैं कि पुराने ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है और उसके कॉन्सेप्ट को समझना भी कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विथ लिस्ट 2 प्रोविजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ये 2004 में पूछा गया था। अगर आप इसके लिस्ट 1 को देखें, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, ये राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल है। मतलब कि राइट टू आर्टिकल पे फिर यूपीएससी ने 2 साल बाद क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। इसके प्रोविजंस को देखते हैं। 1 है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ द टर्म। अगर आपको याद हो तो ये किसकी बात की जा रही है? ये आर्टिकल 15 की बात की जा रही है, अभी हमने तुरंत डिस्कस किया है, तो ये हो जाएगा बी। उसके बाद आप देखें, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये हमने डिस्कस किया था अभी, आर्टिकल 14 है। फिर आता है, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी ऑफ इट्स फॉरबिडन। ये किसकी बात कर रहा है? यह है आर्टिकल 17, तो इसे आप ध्यान रखिए। फिर है आर्टिकल 16, जो एक बच गया। अब ये क्या कहता है? देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो बस अब एक ही बचा है, आर्टिकल 16। अब आप देख लीजिए कि आपके आंसर क्या होंगे। फर्स्ट का होना चाहिए आपको, बी का होना चाहिए 1, तो बी का सॉरी ए जो है आपका 14, इसका होना चाहिए 2, तो बस 2 बचा आपका ए में और 2 बचा सी में। तो आपके ऑप्शन बी एंड डी नहीं हो सकते हैं, तो इसको आप छाट सकते हैं। जो बी है, बी का होना चाहिए आपको आर्टिकल 15, हमने अभी कौन सा डिसाइड किया था? 1, तो ये होना चाहिए 1, तो ये भी फिर नहीं होगा आपका ए, इसको आप कट कर सकते हैं, तो आपका आंसर होता है फाइनली सी। तो इसे आप देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ 2 भी पता हो तो आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपको आर्टिकल 14 और 15 पता हो, 16 और 17 में कंफ्यूजन हो, फिर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है एलिमिनेशन टेक्निक, आपको एग्जाम में इसका यूज करना है, बिकॉज यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपको 50% से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं। आपको एलिमिनेशन की टेक्निक्स यूज करके आपको आंसर निकालने पड़ेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढने पड़ेंगे। तो ये सारे कुछ ट्रिक्स हैं, इसे आप ध्यान रखें। राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल को हम ब्रीफली देख लेते हैं। ये आर्टिकल जो 14 है, ये क्या कहता है? स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आप ध्यान रखिए, ये जो आर्टिकल है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर ही है। और इसमें जो पर्सन वर्ड यूज किया गया है, ये लीगल पर्सन की बात कर रहा है, जो कि एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो सकता है, एक कंपनीज हो सकता है, कुछ रजिस्टर्ड सोसाइटीज हो सकती हैं, तो कुछ भी इसके अंदर ही आ सकता है। सिर्फ ये ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये ब्रिटिश ओरिजिन है इसका। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ जो लॉ है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। हम आगे डिटेल में इन दोनों के बीच डिफरेंस को भी देखेंगे। आर्टिकल 15 हमने डिस्कस कर लिया है अभी, इसे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आर्टिकल 16 है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब यह है कि जो ऑल सिटीजन्स हैं भारत के, उन्हें जो पब्लिक, जो स्टेट ओन्ड कंपनीज होंगी, जो स्टेट के ऑफिस होंगे, वहां
कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसके कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं। रिलीजन के बेसिस पे नहीं किया जाएगा, रेस के बेसिस पे नहीं किया जाएगा, कास्ट के बेसिस पे नहीं किया जाएगा, सेक्स के बेसिस पे नहीं किया जाएगा, डिसेंट के बेसिस पे नहीं किया जाएगा, प्लेसेज ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के बेसिस पे नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह के ऑफिसेस में जो स्टेट ओन करती हो, जिसको आप ध्यान रखिए। बट अदर किसी बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो इस आर्टिकल के अंदर कवर नहीं है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं। स्टेट औरतों के लिए, बच्चों के लिए अलग से कानून बना सकती है। शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी स्टेट कानून बना सकती है, जो कि रिजर्वेशन के अंदर आता है, तो उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपके मन में बार बार यह सवाल उठता होगा कि आखिर स्टेट कुछ सेक्शंस के लिए अलग से कानून क्यों बनाती है, उनको रिजर्वेशन क्यों देती है। इसको आप इस 400 मीटर रेस के ट्रैक से समझ सकते हैं। काफी बढ़िया एनालॉजी है। आप देखेंगे सारे रेसर एक जगह खड़े नहीं है, लेकिन इनका फिनिशिंग पॉइंट एक ही है, सबको पहुंचना एक ही जगह है, लेकिन सबको खड़ा अलग अलग जगह किया गया है। इसी तरह हमारे सोसाइटी का रिजर्वेशन है। कुछ सेक्शंस जो पहले से अपलिफ्ट हैं, उनका इकोनॉमिकली और सोशली अपलिफ्टमेंट है, उन्हें पीछे किया जाता है, और जो पिछड़े हैं उनको थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाता है, ताकि जब सब दौड़ें तो सब इक्वल दौड़े और एक ही जगह पहुंचे। अगर सारे रेसर को आप एक लाइन पे खड़ा कर देंगे तो इस रेसर को, जो फोर्थ रेसर है, इसको ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। सेम एज रिजर्वेशन, अगर सब इक्वल पहले से नहीं है तो जो इक्वल नहीं है, जो पीछे है, उसको हमें थोड़ा आगे करना पड़ेगा, मतलब उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा ताकि वो सोसाइटी में आगे बढ़ें। तो इस एनालॉजी से आप आसानी से समझ सकते हैं कि रिजर्वेशन क्यों रिक्वायर्ड है और स्टेट कुछ सेक्शंस के लिए अलग से कानून क्यों बनाती है। ये जो आर्टिकल 16 है, जिसमें स्टेट सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी, उसमें रेसिडेंस के बेसिस पे अगर पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना सकता है कि किसी जगह के लोगों को वहां के स्टेट ऑफिसेज में ज्यादा जॉब दिए जाए। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंट एक्ट 1957 बनाया गया था। ये एक्ट 1974 में एक्सपायर हो गया। इसके बाद ऐसा कोई भी कानून पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाया गया है, एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश के लिए एक कानून बनाया गया है। साथ ही साथ जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनके लिए भी स्टेट कानून बना सकता है, और ऐसा कानून है भी। और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसके हेड जो होंगे, उनकी जो गवर्निंग बॉडी होगी, वो पार्टिकुलर रिलीजन के पर्सन हो सकते हैं। ऐसे कानून भी स्टेट बना सकती है। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 16 के, इसे आप ध्यान रखें। आर्टिकल 17 जो है वो क्या कहता है? एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके लिए कानून बनाया गया था संसद में। वो कानून क्या था? अगर आपको याद हो तो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। तो इसको अमेंड किया गया 1976 में, और इसका नया नाम रखा गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसमें जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो स्कोप था उसे इंक्रीज कर दिया गया, और जो लोग इसको प्रैक्टिस करते थे उनके लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट लेकर के आया गया, ताकि इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए। तो आर्टिकल 17 भी आप ध्यान रखें। ये 4 आर्टिकल यूपीएससी ने पूछा था 2004 में, उसके बेसिस पे हमने ये डिस्कस कर लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू। ये 1999 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, बी है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सी है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, डी है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर आपको ध्यान हो तो भारत में कोई भी बाहर से आके आसानी से बिजनेस नहीं करता है। एफडीआई के रूल होते हैं, एफडीआई के थ्रू आता है। अगर उस हिसाब से आप सोचेंगे तो इसकी फ्रीडम नहीं है किसी भी फॉरेनर के लिए, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसका ऑप्शन होगा ए, मतलब फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन की लिबर्टी नहीं है, बाकी सारी चीजें की जा सकती हैं किसी भी बाहर के पर्सन के द्वारा। कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए हैं और कुछ फॉरेनर्स के लिए भी हैं, उसे हम डिटेल से देखते हैं। आर्टिकल 15 जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। आर्टिकल 16 है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा जो आर्टिकल 19 है जिसमें 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उसे आप देखिए। स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है, कहीं भी असेंबल होने का राइट है बिना किसी आर्म्स के, एसोसिएशन बनाने का जो राइट है, मूवमेंट का जो राइट है इंडिया में, रेसिडेंस का राइट है, प्रोफेशन का राइट है। तो इन्हें आप ध्यान रखिए। ये राइट्स जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए हैं। कोई फॉरेनर आके ये नहीं कर सकता है कि वो भारत में कहीं भी मूव कर सकता है, वो भारत में एसोसिएशन बना सकते हैं, वो किसी भी तरह का स्पीच दे सकता है। ऐसा फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंडियन के लिए है। आर्टिकल 29 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, तो ये भी सिर्फ इंडियंस के लिए है।
और आर्टिकल 30 जो है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये सिर्फ इंडियंस के लिए हैं। बाकी के जो राइट्स हैं वो फॉरेनर्स और इंडियन दोनों के लिए हैं, एक्सेप्ट जो हमारे एनिमी एलियंस होंगे, जो हमारे एनिमी कंट्रीज के मेंबर होंगे, उनके लिए नहीं है। तो इसे आप ध्यान रखिए, यूपीएससी इस पे बार बार सवाल पूछती है कि कौन से राइट सिर्फ इंडियंस के लिए हैं और कौन इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों के लिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्विस्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 2017 में पूछा गया था। स्टेटमेंट 1 है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ऑप्शन बी है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ऑप्शन सी है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज और ऑप्शन डी है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइन। अगर आप देखें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात की जा रही है। अनटचेबिलिटी भी एक्सप्लॉयटेशन है, लेकिन वो अलग से डिफाइन है, वो इक्वलिटी के अंदर डिफाइन है, हमने उसको भी डिस्कस किया है। और ये जो माइनॉरिटीज का राइट है ये अलग है। तो आपके ऑप्शन बचते हैं प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर और ऑप्शन 4 है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। अगर आपको यह पता हो कि अनटचेबिलिटी आर्टिकल 14 है और ये राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है, तो आप इस ऑप्शन को कट कर सकते हैं, इस ऑप्शन को कट कर सकते हैं और इस ऑप्शन को कट कर सकते हैं और सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन बचेगा सी। तो आप देखिए, सिर्फ अगर आपको एक पता हो, अगर बाकी नहीं पता हो, तब भी सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज करके। आपके ऑप्शन है सी। आर्टिकल 23 को समझते हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से किसी भी तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिट की गई है, वो फोर्स्ड लेबर के फॉर्म में हो या बेगर के फॉर्म में हो, किसी भी तरह की ट्रैफिकिंग अलाउ नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे लॉ के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा और यह राइट सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ यह सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट राइट नहीं है, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी यह राइट है। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल भी ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट भी इस राइट का यूज किया जा सकता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। स्टेट को यह राइट दिया गया है कि वो अपने नागरिकों पे कुछ कंपलसरी सर्विसेज इंपोज कर सकता है, जैसे जरूरत पड़ने पे मिलिट्री सर्विसेज इंपोज कर सकता है, सोशल सर्विसेज इंपोज कर सकता है। तो इसे आप ध्यान रखें। लेकिन स्टेट ऐसा करते हुए डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा लोगों को ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 24 को समझते हैं। इसमें जो बच्चे हैं 14 साल से कम एज के, उन्हें जो हजार्डस एक्टिविटीज है जैसे कंस्ट्रक्शन, माइन, फैक्ट्रीज, यहां काम करने से रोका जाएगा। लेकिन इस आर्टिकल में यह नहीं कहा गया है कि हार्मलेस प्लेसेस पे इससे कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 बनाया गया था, लेकिन इसे 2006 में फिर अमेंड किया गया, जिसमें यह था कि 14 ईयर से कम उम्र के बच्चों को किसी भी ऑक्यूपेशनल प्लेस पे काम नहीं करने दिया जाएगा और किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो इसका काफी इंपॉर्टेंस है। इसका नाम भी बदल दिया गया था, नाम अब हो गया है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो इसे आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं यह दोनों। इन क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर जाकर के आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है civilstep.com। इसका पीडीएफ भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।